मॉर्निंग एवरीवन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं डॉक्टर मेघराज और आज का सवाल स्टूडेंट की तरफ से आया है कि सर जो भी स्टैट्यूट होते हैं या तो उसमें राइट्स होते हैं या फिर ड्यूटीज़ होती हैं या राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों होती हैं, तो क्या कोई एक्ट है जिसके अंदर राइट्स और ड्यूटीज़ ना हों। सी स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी स्टैट्यूट को देखते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव लॉ हो दैट मीन्स सब्सटेंटिव लॉ हो या वो प्रोसीजरल लॉ हो सीआरपीसी या सीपीसी, वहाँ पे हम देखते हैं जो डिफरेंट प्रोविज़न है इवन प्रोसीजरल लॉ में, वहाँ पे किसी का राइट्स क्रिएट होता है या ड्यूटीज़ होती हैं। अब एक स्टैट्यूट ऐसा है जो ना राइट्स बताता है और ना ही उसके अंदर ड्यूटीज़ हैं। और अगर हम इसको देखें पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स की तरफ से, जो जॉन ऑस्टिन कहते हैं, उन्होंने लॉ को डिफ़ाइन किया कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन एंड पीपल हैज़ टू ओबे इट, अदरवाइज देयर इज़ द फियर ऑफ द सैंक्शन। सो उस केस में किस तरह से ये स्टैट्यूट काम करता है, इस स्टैट्यूट का नाम है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। बेसिकली इस एक्ट के अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस और रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं सारे एक्ट्स जो उसके बाद में पास हुए हैं। ये सेक्शन इसका जब हम देखते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो भी सेंट्रल लेजिस्लेशन, स्टेट लेजिस्लेशन जो पास होते हैं, इसके कमेंसमेंट के बाद इन सबको ये अप्लाई करता है। इस केस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट और जो भी पुराने लेजिस्लेशन है 1897 से, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है? यस, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 इज़ इवन एप्लीकेबल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हेन यू रीड आर्टिकल 367, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 वुड बी एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू द अडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन अंडर आर्टिकल 372. So with modification and adaptation, general clauses act applicable to the our constitution also. अब इसके पीछे पर्पज़ क्या था, ऐसा एक्ट बनाने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है? इसके पीछे ऑब्जेक्ट जो है वो टू फोल्ड है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो होता है कि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जितने भी हमारे लेजिस्लेशन है उसमें बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं लाइक द कमिंसमेंट, सेक्शन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और उन सब के इन्फोर्समेंट में एट द कोर्ट ऑफ लॉ में भी देर इज़ कन्फ्यूजन। शायद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का के साथ में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी भी हो, तो वहाँ पे जो वर्ड्स हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए कुछ जनरल टर्म्स को इसमें डिफ़ाइन किया गया है। दूसरा ये होता है कि जब भी कोई एक्ट ड्राफ्ट होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करना होता है ताकि क्लैरिटी हो लॉ पे, और ये चीज़ें हम बार बार करते हैं तो रिपीटेशन होता है। इसलिए स्टैट्यूट्स के अंदर रिपीटेशन ना हो, बार बार वही वर्ड्स डिफ़ाइन ना करने पड़े, इसलिए एक लॉ ही बना दिया जिसके अंदर वर्ड्स डिफाइन हैं। अगर इस वीडियो से आपको लीगल एजुकेशन मिली है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, एंड प्लीज़ राइट द कमेंट ऑन विच टॉपिक यू वांट वीडियो फ्रॉम मी। थैंक यू।